निर्मला सीतारमण को जेल जाना पड़ेगा। क्या निर्मला सीतारमण का पद छिन जाएगा? क्या फाइनेंस मिनिस्टर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? दोस्तों, अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश हो गया है। उनके खिलाफ ये आदेश बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को दिया है। आरोप है कि निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लोगों से जबरन वसूली की। जी हां दोस्तों, वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी वही चुनावी चंदा जिसके जरिए चुनावों में राजनीतिक पार्टियां अपना अपना अकाउंट खूब भर रही थी, चुनाव प्रचार के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं कर रही थी, अखबारों के फ्रंट पेज पर विज्ञापन छापे जा रहे थे। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने वाली कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही थी। और सबसे ज्यादा चंदा भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बटोरा था, जिसके विरोध में विपक्ष हमेशा रहा, तमाम सवाल उठाए। विरोध का सामना करना पड़ा मोदी सरकार को, उनकी खूब किरकिरी हुई और सुप्रीम कोर्ट से झटका भी खाना पड़ा। अब चुनावी बॉन्ड की वजह से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, खासतौर पर निर्मला सीतारमण की। दरअसल दोस्तों, पूरी खबर यह है कि जेएसपी यानी कि जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की अदालत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ये शिकायत अप्रैल में की गई थी। कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजेंद्र के खिलाफ भी शिकायत की गई है। दोस्तों, शिकायत में यह भी बताया गया है कि वित्त मंत्री ने किससे और कितना जबरन पैसा वसूला है। चलिए, वो भी आपको जान लेना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा वसूला गया है। सोचिए दोस्तों, चुनावी बॉन्ड के जरिए ये आंकड़े बता रहे हैं कि महज 3 साल में मोदी सरकार ने कितनी कमाई कर ली है। दोस्तों, इसी पर जेसीपी की तरफ से वित्त मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई हुई और उनके खिलाफ बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया गया। यह आदेश 42वीं एसीएमएस कोर्ट ने जारी किया है और अगली सुनवाई की तारीख अदालत ने 10 अक्टूबर को रखी है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद से ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग कर ली है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए वो भी बता देते हैं। वो कहते हैं कि कर्नाटक भाजपा के नेता सीतारमण के इस्तीफे के लिए कब प्रदर्शन और मार्च करेगी? अगर निष्पक्ष जांच होती है तो पीएम मोदी और कुमारस्वामी को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफे की मांग की है। चलिए दोस्तों, अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड क्या होता है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और इसे किसने और क्यों लागू किया, ये भी आपको बताएंगे। बात दरअसल 2017 के बजट के दौरान की है। उस वक्त वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। उन्होंने ही चुनावी बॉन्ड स्कीम को पेश किया था और 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहा जाता है। मोदी सरकार का इसके पीछे उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद दान की जगह लेना था। जब अरुण जेटली ने इसे पेश किया था तो उन्होंने दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दोस्तों, अगर साफ शब्दों में कहें तो चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था कि आखिर किसने किसको कितना डोनेट किया, क्योंकि इसे गुप्त रखा गया था। हालांकि दोस्तों, विपक्ष मोदी सरकार के इस चुनावी बॉन्ड स्कीम के खिलाफ शुरू से ही था। शुरुआत से ही विपक्ष इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। आरोप यह भी था कि स्कीम को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर किए जितनी मर्जी उतना दान राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं और इससे बाद में इनको फायदा भी होगा। और फिर 2017 में ही इस योजना को चुनौती भी दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश दिया कि वो 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि तब कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। फिर बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरीके से चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया है। दोस्तों, इसी तरीके से मोदी सरकार के चुनावी बॉन्ड पर विवाद होता रहा और फिर आखिरकार मोदी सरकार को उस वक्त झटका लगा जब इसी साल यानी कि 2024 में फरवरी में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया। तब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने वाली ये योजना पूरी तरीके से गलत। दोस्तों, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या विपक्ष के तमाम नेता, उन सभी ने इसका विरोध किया था। मोदी सरकार पर अडानी और अंबानी से फंड लेने का आरोप भी लगाया था, जिस पर मोदी सरकार ने विपक्ष के आरोप को झूठा भी बताया था। लेकिन सोचिए, चुनावी बॉन्ड में जिस तरीके से डोनेट करने वालों की पहचान छुपाई गई थी, उससे कहां से पता चलेगा कि बीजेपी के अकाउंट में अडानी और अंबानी ने कितना पैसा डाला। फिलहाल दोस्तों, बेंगलुरु कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के बाद अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। क्या अब निर्मला सीतारमण को कोई बड़ी चुनौती झेलनी पड़ सकती है? क्या अब उनको जेल जाना पड़ सकता है? ये भी बहुत बड़े सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।